जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर ओएमटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पिछले सेशन में ये टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है संविधान निर्माण। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया गया और कैसे किया गया। और आप लोग भी ये बात जान चुके हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया है। बाल लिख के इधर ध्यान दो, तब मारेंगे एक थप्पड़। तो हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कि कौन कौन उसके कितने सदस्य थे। तो दो चार प्रश्न पूछ लेते हैं हम। ठीक है, पढ़ के तो ही होगी सब। तो फर्स्ट प्रश्न गोज टू अमृता। तुम बताओ, अ, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कुल पूछे हैं तुमसे, कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? अलग अभी अलग के बात नहीं हुआ है। अभी जितना तक बता रहे हैं, संविधान सभा का जब गठन हुआ था तब कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा का जब गठन हुआ था तब कितने कुल सदस्य थे? जब संविधान सभा का गठन हो रहा है हम तब का बात कर रहे हैं। 389। याद रखना है। 300, अभी 299 अलग होगा कब? अभी वो आगे चल करके हम पढ़ाएंगे, समझ में आया? पाकिस्तान संविधान सभा का अलग गठन होगा तब 299 होता है। समझ में आया कि नहीं? अभी कितना है? 389। तो हम बताए थे कि 389 में यदि हम लोग ये देखते हैं कि कांग्रेस ने कित सॉरी, ये पहले देख लेते हैं कि रियासती राज्य से कितने चुने जाना है। तो कितना चुना जाना है? 292 प्लस 4, 296। 292 रियासती राज्य से, 4 गवर्नर वाले से, 4 कमिश्नर वाले से। अब बताओ तो, अ, रियासती राज्य से कितना चुना जाना है? ये तो ब्रिटिश राज्य से चुना गया ना। 292 सदस्य, अब 6 प्लस 4, तो ये ब्रिटिश भारत से चुना गया जहाँ पे। तो क्या वो होगा? 99। हम बोले थे कि जोड़ करके कितना पूरना चाहिए? 296। तो काय गो है? तो 296 तो है, हमको पूरना चाहिए इतना। तो क्या गो होगा? 15 गो अन्य था। अरे 15 गो अन्य दल के था। तो इसमें महिला वाला लोग करके तो ये बोला है कि रियासती राज से इतना है। 389 में से घटाओ तो क्या गो बच रहा है? 93 गो बचेगा। क्या गो बचेगा? ये दोनों जोड़ोगी तो कितना हो जाएगा? इतना। समझ में आया? तो गवर्नर वाले राज्य से 292 और कमिश्नर वाले से 4। यदि पूछेगा कुल ब्रिटिश राज्य से कितना था तो 296। और कुल कितना था? 389। और रियासती राज्य से 93। समझ में आया? अब ये कुल सीटों पर जब चुनाव हुआ तो हम बताए थे कि 389 में से कांग्रेस कितनी सीट जीते थे? 200, 208। मुस्लिम लीग कितने जीते थे? 73। और अन्य 15, मतलब और सबको मिला करके 15। हुआ कि नहीं हुआ? अब इतना को जोड़ो। हो गया नहीं? और कुछ था? नहीं, कच्चे था। तो बताओ क्या था? तो सब तो घुल मिल कर दिया से तू सब। फिर से एक बार दिखा रहे हैं, देखो एक बार दोनों में अंतर। एकरा ई वाला डाटा में अंतर है, सुन पहले। ई वाला अलग चीज है और जो ई वाला दिखाए थे अलग है। अरे तो 200, अभी तू कौचे बोले एक और बाकी है। 208 को कौन जीता? कांग्रेस। मुस्लिम लीग 73। अब बाकी सब जोड़ के 15 को जीत लेता सब।
कहाँ, ये टोटल मिला करके 15 नहीं है हुआ? 8। आठ, 8 6 कितना हो गया? अरे 8 और 5 कितना हो गया? 13 2 15। तब 15 ही है, 208 73 हो गया। कुल जोड़ करके कितना पूरेगा पूरा तो? 296। बेचारे। हाँ, तो कितना हो गया? अ, और मनोनीत था 3। तो कितना पूरा है यहाँ? 99। कितना पूरा है? हो गया 99। बस इतना याद रखो। अभी बताते हैं कि काहे 99 होगा। ई वाला समझ में आ गया था? अब ये वाला समझ में आया था, 15 को महिला लोग थी, 15 महिला थी, समझ में आ गया? अब यहाँ देखो, यहाँ से पढ़ना है ना आज कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली किस किस प्रकार से, जैसे कि संविधान सभा का तो गठन हो गया, लेकिन संविधान सभा का जो है कार्य किस प्रकार से संचालित किया गया और ये प्रारंभ कब से हुआ। मतलब मान लीजिए कि एक सभा बनाते तो उसका काम भी चालू होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं है? एगो तो कितना दिन पाई है, ऊपर से आके बतियाने लगे। यहाँ देखिए, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक, एक क्वेश्चन पूछे हुए है कि संविधान सभा की पहली बैठक, तो गठन तो हुआ था दिसंबर में नहीं ना? कब हुआ था? अक्टूबर। जुलाई अगस्त में चुनाव। कैबिनेट मिशन आया कब? 1946 में। कब? मार्च 1946। यहाँ तक कि डेट 24 मार्च दिए हुए है। यहाँ देखो, अब ये पहला बार बैठक हो रहा है 9 दिसंबर 1946 को, और ये कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में। कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली में जगह के नाम क्या है? जगह का नाम क्या है? तो इसका नाम है काउंसिल चैम्बर, जो एक पुस्तकालय था। क्या था? पुस्तकालय भवन दिल्ली में, जिसका नाम क्या है? काउंसिल चैम्बर। उस समय कहीं संविधान सभा के बैठने के लिए कोई खास जगह थोड़ी था बनाया गया कि कहीं पे बैठा कर, मतलब स्पेशली कि संविधान सभा का मीटिंग करने के लिए एक खास स्थान बनाया गया हो, नहीं। तो क्या था? एक जगह खोजा गया जो दिल्ली में था, काउंसिल चैम्बर, जो पुस्तकालय था। क्या था? पुस्तकालय। और उसी में क्या किया गया? इस बैठक को आयोजित किया गया। अब इस बैठक को आयोजित किया गया तो कुछ ना कुछ काम तो हुआ होगा। आयोजित, मान लो कि कोई बैठक होता है तो बातचीत तो होगा ही होगा, भले निर्णय निकले या ना निकले, कुछ ना कुछ बात तो हुआ होगा, या कुछ निर्णय भी निकल सकता है। तो यहाँ क्या हुआ कि सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था सचिदानंद सिन्हा। तो फ्रांस फ्रांस में ऐसा परंपरा है कि कहीं यदि चुनाव किया जा रहा है तो वहां यदि कोई सभी लोगों के राय से नहीं हो रहा है, तो यदि अभी तत्काल अध्यक्षता करना है तो अध्यक्षता वरिष्ठ व्यक्ति को देना चाहिए। किनको देना चाहिए? वरिष्ठ। तो ये फ्रांस की अपनी परंपरा है। तो फ्रांस के परंपरा को अपनाते हुए ही कोई सभा का अध्यक्षता करने वाला तो चुना नहीं गया था, ऐसा कोई था नहीं। तो फ्रांस के परंपरा को अपनाते हुए यह कहा गया कि सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं इन सभी सदस्यों में सबसे वरिष्ठ हैं। समझ में आया कि नहीं? तो अर्थात इसलिए आज की सभा का अध्यक्षता यही करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इनको जो है सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अस्थायी। तो ये बात याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का बैठक हुआ, वो पहला बैठक था, पहला बात। दूसरा बात यह है कि इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया। तो किन्हें नियुक्त किया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। इनको आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि बिहार, बंगाल से बिहार को अलग होने का मांग सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से इन्होंने किया था। और देखो, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की मांग करते हुए बैठक का बहिष्कार किया। अब पहला बैठक जब हुआ था ना, तो उसी में मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान का मांग करते हुए सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार। कि नहीं, हम लोग एक जगह भारत में नहीं रहेंगे, हम लोग को अलग एक पाकिस्तान चाहिए। समझ में आया कि नहीं?
अभी पाकिस्तान का कोई अलग बंटवारा नहीं किया गया है। पाकिस्तान और भारत के संविधान सभा का बैठक एक ही साथ हुआ था। समझ में आया कि नहीं? अतः संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य भाग लिए थे। और एक बात और ध्यान रखो कि ये पहली बैठक हुई थी तो कितने सदस्य भाग लिए थे? 207। कितने सदस्य? 207। तब पहले सुनो, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1900 अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया और उन्हें फ्रांस की परंपरा के तर्ज पे चुना गया, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे। फ्रांस की परंपरा यही है। किनको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। और जो है मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान के मांग करते हुए इस बैठक का क्या कर दिया? बहिष्कार। और वहां से उठ करके चले गए। हुआ कहाँ था बैठक? दिल्ली में काउंसिल चैम्बर, जो एक के पुस्तकालय भवन है। समझ में आया? और वहां पे यह किया गया। कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? 207। कितने थे? 207। मतलब कुल सदस्य नहीं आए थे, नहीं ना। पहले बैठक में सारे के सारे सदस्य उपस्थित नहीं थे। इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ एक और बात दीजिएगा ध्यान कि दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक की गई? मतलब एक दिन रेस्ट ले लिए लोग, क्योंकि पाकिस्तान जो बहिष्कार किया था तो थोड़ा सा सोच विचार करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया? मतलब रेस्ट लिया कि नहीं, सोच विचार करना चाहिए। जिसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक जो हुई, पहली बैठक कब? 9 दिसंबर 1946 और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1900। कोई दिक्कत? इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी मतलब हमेशा के लिए नहीं। कोई दिक्कत? तो अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। कोई दिक्कत? आइए, कौची के अध्यक्ष होंगे? राष्ट्र के कि संविधान सभा के? संविधान सभा के। आई अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किनको? राजेंद्र प्रसाद। किनको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। कोई दिक्कत? अब यहां देखो आगे, आगे है HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ये बात पक्का ध्यान रखना सब कि ये वाला बतवा जब पूछले था कि अस्थायी अध्यक्ष तो हमेशा हाईलाइटेड है पॉइंट, तो याद रखते हैं लोग। समझ में आया कि नहीं? लेकिन इस बात पे गौर नहीं कर पाते हैं कि 11 दिसंबर को ही हमसे बात कीजिए ना, तो नहीं ना करना क्लास में पर्सनली बात। जब 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरा बैठक हुआ, उसमें अध्यक्ष का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। और संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। कहा गया कि यदि मान लीजिए कि अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो इस सभा को संचालित करने के लिए और भी तो अन्य व्यक्ति होने चाहिए ना, कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो इसीलिए उपाध्यक्ष चुना गया। और किन्हें चुना गया था? HC मुखर्जी को। किन्हें चुना गया था? HC। तो इस वाले में दूसरे भी पद के लोग चुने गए थे, जिनका नाम कौन सा पद? उपाध्यक्ष। एक और चीज का चुनाव हुआ था, चुनाव नहीं, नियुक्त किया गया उनको, जो BN राव को जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में क्या किया गया था? नियुक्त। तो 3 काम हुआ था। कितना काम हुआ था? 3। पहला, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। दूसरा, उपाध्यक्ष HC बनर्जी को चुना गया। और तीसरा, संविधान या संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया? BN रॉय को। याद है BN रॉय का नाम? 1934 संविधान सभा की मांग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? इतना ध्यान में रहेगा ना? अब देखो, तीसरा बैठक कब हो रहा है? 13 दिसंबर को। कब हो रहा है? 13 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश। तीसरा बैठक हो रहा है 13 दिसंबर 1946। इसमें हुआ क्या कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस देश से मतलब ये प्रेरणा स्रोत ली गई है? तो अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। कोई दिक्कत? जिससे संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ।
और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है तय किया कि हमारा संविधान कैसा होगा, है कि नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव पहले पेश किया गया और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देश्य मान करके पूर्ण संविधान को क्या किया गया, तैयार किया गया। कोई दिक्कत। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार में भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा क्या की गई, दी गई। क्योंकि उस समय था कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हैं। तो उस समय समाजवाद और पंथ निरपेक्ष नहीं था, समझ में आया कि नहीं। जो आगे चल करके संविधान के प्रस्तावना का रूप ले लिया, प्रस्तावना का रूप लिया कि नहीं लिया आगे जा करके, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, भारतीय संविधान में समाहित हो गया आगे जा करके हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव का प्रेरणा कहाँ से लिया गया, तो अमेरिकी संविधान से। कौन पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू। कब, तो 13 दिसंबर 1946। संविधान का आगे मार्ग बताने का काम यही उद्देश्य प्रस्ताव किया था, समझ में आया कि नहीं। क्यों, क्योंकि एक लक्ष्य तो जैसे कि एक होता है ना, संविधान का एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए कि हमको इसके बाद क्या लिखना है, क्या लिखना है, समझ में आया कि नहीं। पूरा का पूरा एक प्रिंट तैयार हो गया कि अब हमको संविधान में आखिर क्या क्या चीजों का वर्णन करना है, समझ में आया। ये एक ब्लूप्रिंट के रूप में साबित हुआ था। अब देखो इनमें कही गई जो जो बात है, एक बार ध्यान पूर्वक सुनना सब, कि इसमें कही गई प्रमुख बातें क्या है। इस प्रस्तावना में क्या कहा गया, प्रस्तावना में कहा गया कि एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई। सबसे पहला बात प्रस्तावना में पेश किया गया, तो उससे झलका कि भारत जो है एक संघीय राज्य व्यवस्था वाला राष्ट्र होना चाहिए। संघ के मतलब सत्ता का बंटवारा क्षैतिज रूप से, समझ में आया कि नहीं। और देखो जिसमें अवशिष्ट शक्तियां स्वायत्त इकाइयों के पास होगी और प्रभुता जनता के पास। और इसमें कहा गया प्रभुता किसके पास होगी, प्रभु सत्ता का मतलब समझते हो, नहीं, सत्ता निर्धारण करने की शक्ति किसके पास, जनता के पास। सत्ता निर्धारित करने की शक्ति जनता, जनता चुनती है शासक को, है कि नहीं है, पहला बात। अब यहाँ देखो शक्तियां जो है स्वायत्त इकाइयों के पास दी जाएगी, मतलब अलग अलग प्रकार के जो इकाई होगी वो स्वायत्त इकाई होगी, जैसे न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, उन सभियों का स्वतंत्र रूप से अपना अलग अलग शक्तियां प्रदान किया जाएगा। तो अलग अलग रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा। अब मान लो कि राजतंत्र में एक राजा के पास ही तीनों शक्ति है, कार्यपालिका की भी, न्यायपालिका के और विधायिका, तीनों नियम बना रहा है वही, लागू कर रहा है वही, उल्लंघन करने पर सजा भी वही दे रहा है, समझ में आया कि नहीं। हो सकता है बदलाव कर सके कि अपने अपनापन का भी तो भाव दिखा सकता है कि कोई राजा का अपना कोई गलती करता है तो सजा नहीं देगा, लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं है। भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का बात किया गया कि नहीं। यहाँ 3 प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, उद्देशिका पढ़ाया है ना हो। अब यहाँ देखिए अवसर की और कानून के समक्ष समानता नहीं बात की गई है, अवसर और कानून के समक्ष समानता की बात, अवसर मिलना चाहिए और समता बात किया गया ना। आगे बात किया गया कि विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, संगठन बनाने तथा कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। उद्देश्य प्रस्ताव में जो जो बात कहा गया, तो पूरे संविधान में भाग 3 में ये बात को वर्णित किया गया है कि नहीं किया गया है, किया गया है, तो ये गारंटी दी गई। अब देखो अल्पसंख्यकों को और पिछड़े तथा जनजाति क्षेत्रों तथा दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये भी बतावा इसमें पेश किया गया था कि जो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि संविधान सभा का विरोध करके पहले बैठक में भाग गया कौन, मुस्लिम लीग। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि वो चाहता था अलग निर्वाचन क्षेत्र, समझ में आया। तो इसमें बात कहा गया कि जो भी अल्पसंख्यक है या पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं,
या जनजाति क्षेत्र से आते हैं या अन्य पिछड़े लोग जो हैं उनके लिए विशेष रूप से एक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 29-30 में क्या चीज के चर्चा है, यही ना है। अति पिछड़ा पिछड़ा जो है लोग उनको जो है सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया, उनके संस्कृति का शैक्षणिक संस्थान बनाने का, है ना। धर्म के लिए भी दिया ही गया स्वतंत्रता, कोई दिक्कत। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और भी चीज है यहाँ पे ध्यान से देखिए, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, जैसे ब्रिटिश भारत में मतलब ब्रिटिश के कब्जा में जितना भी क्षेत्र है, समझ में, उसको क्या कहा गया, ब्रिटिश भारत। शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्य में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहे, भारतीय संघ का हिस्सा। कहा गया कि भारतीय संघ का रूप कैसा होगा, तो कहा गया कि देखिए भारतीय संघ का भाग वह क्षेत्र होगा। तो बोला कौन कौन, तो जो भारत में ब्रिटिश के सत्ता में जो क्षेत्र था वो भारतीय संघ का हिस्सा, भारत में जो रियासती राज्य था जो शामिल होना चाहते हैं वो भी भारत का हिस्सा, जो भारतीय राज्य है अभी भारत के लोगों के अंडर में वो भी भारत का हिस्सा, और जो भारत के बाहरी क्षेत्र हैं जो भारत में शामिल होना चाहते हैं बाद में चल करके वो भी भारतीय संघ के क्या होंगे, हिस्सा। अभी मान लो कि बांग्लादेश कहे कि हम जो है भारत के एक भाग बनना चाहते हैं, तो भारतीय संघ का भाग नहीं बन जाएगा, बनेगा ना। तो ये बात कहा गया, भारत को एक संप्रभुत्व राज्य के रूप में पहचान और विश्व शांति पर बल प्रदान किया जाएगा। और भारत एक संप्रभुत्व राज्य बनेगा, मतलब इस पे अब बाहरी सत्ता का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा निर्णय लेने का, बाहरी या आंतरिक, बाहरी या आंतरिक, और ना कोई भी बाहरी लोग यहाँ के सत्ता पे आसीन होंगे या कोई शासक बनेगा। समझ में आया कि नहीं। तो संप्रभुत्व राज्य हो गया, अपना लोग होंगे तो अपना ही डिसीजन लेगा, वो चाहे मामला आंतरिक हो या बाहरी। समझ में। विदेश नीति की बात की जाए तो विदेश नीति का फैसला कोई और लेगा तो राज्य संप्रभु तो नहीं रह जाएगा। मान लीजिए कि अपने घर के फैसला आप लेते हैं, बाहर वाला कोई और लेता है, तो दिक्कत है ना। किस देश के साथ कैसा संबंध रखना है तो स्वयं से लेना पड़ेगा फैसला। आगे देखो, हाँ, विश्व शांति की जो बात की गई है, आर्टिकल यदि 51 में बात करेंगे तो वहां बताया गया 50-51 में जहां चर्चा किया गया है, तो 51 समझ में आ रहा है। तो वहां कहा गया है कि भारत का अपना वैश्विक नीति है कि विश्व में शांति को कायम करे। समझ में आया कि नहीं, अपना यह राष्ट्र नीति है। समझ में आया कि नहीं। तब देखना कई बार भारत को जो है गुट निरपेक्ष रहना पड़ा। गुट निरपेक्ष मतलब दो भागों में जो है विश्व लड़ रही है लेकिन भारत दोनों भागों में से किसी में शामिल नहीं है। इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपना लिया गया था। 22 जनवरी 1947। देखो इधर पेश कब किया जा रहा है, 13 दिसंबर 1946, लेकिन इसको अपनाया कब गया, 22 जनवरी 1947। कौन, भारतीय लोग अपनाए। भारतीय लोग अपनाए नहीं ना, भारतीय लोग नहीं अपना करके यहाँ जो है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। और वो भी एक और बात याद रखना, सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति के मतलब सभी लोगों के सहमति से, उसमें कोई विरोध नहीं किया। समझ में आएगा। विरोध तो वही ना करेगा भाई, विरोध वही करेगा जो चाहता है कि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं हो, लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिले, समानता नहीं मिले, तब विरोध कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा करना संभव नहीं है। और संविधान सभा में वही लोग चुन करके आए हैं जो चाहते हैं कि भारत उद्देश्य प्रस्ताव के तहत ढले या बने। कौन नहीं चाहता था कि संघ बने, एक व्यक्ति के पास सत्ता केंद्रित नहीं होना। अब इस प्रस्ताव के तहत संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया और कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। और जो है पूरा इसको प्रस्तावना के रूप में ढाला गया, बनाया गया प्रस्तावना। लेकिन ये बात याद रखना, ये वाला बतवा कई बार पूछे हुए हैं।
ये पूरा हम डिटेल पढ़ा दिए हैं कि इसमें कहा क्या क्या गया था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू, जो जो बात कहा गया तो सारे का सारा बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अब इसी के अनुसार पूरा संविधान पढ़िएगा तो इस सारा के सारा बातों का निचोड़ संविधान के अंदर मिलेगा। जबकि अभी हम बताएं कि 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव पेश के बाद संविधान का निर्माण जो है कार्य शुरू हो गया। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 9 दिसंबर के बैठक हुआ, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, मुस्लिम लीग भागा। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके बाद संवैधानिक सलाहकार BN राय को चुना गया। समझ में आया कि नहीं? तो जाकर 13 दिसंबर को यह बैठक हुआ, तब उसके बाद निर्माण प्रारंभ हुआ। अब आगे देखिए, लास्ट बात है कि उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया। क्या किया? गठन। और इनमें कुछ बड़ी और अन्य छोटी समिति थी। अब देखो, जब संविधान सभा का कार्य शुरू करना था उद्देश्य प्रस्ताव के बाद, अब तो उद्देश्य मिल गया ना कि क्या क्या करना है। तो अब सारे उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए एक अलग अलग खंड में बांट बांट करके कुछ कुछ लोगों के समूह और अलग अलग समिति बनाया गया। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि संघ समिति कौन देखेगा? संघ से संबंधित। समझ में आया? तो अनेकों प्रकार की समितियां बनाई गई, जिसमें से बहुत सारी समिति बड़ी थी और बहुत सारी छोटी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? नहीं सही में? दिल दुखा गया। सुनिए इधर देखिए, इधर सभा यदि है 50 लोगों का, मान लीजिए कि 50 लोगों का सभा, यहाँ से बात समझने का प्रयास कीजिए। सभा हो गया ना, बैठक उठक हो गया, बात हो गया कि हमको करना क्या है। समझ में आया कि नहीं? काले बाराती में डीजे लगाना है, लाइट लगाना है, और समझ में आया, नचनिया नचाना है। चुप रहेगी कि नहीं? तू शांत रहो, पढ़ाने दो, नहीं तब मारेंगे, मुंह फूट जाएगा। तो देखिए, अब मान लीजिए कि अलग अलग काम बांट दिया जाए सभी सदस्यों के, कि तू डीजे का के ले आएगा, तू चमड़ुआ बाजा का के ले आएगी। समझ में आया कि नहीं? तो अलग अलग लोगों को बांट दिया गया काम, तो वही अलग अलग कामों बांटा गया ना, तो अलग अलग क्या बन गया? समिति। क्या बन गया? समिति। और उसमें कुछ ना कुछ लोग थे। इतना बात समझ में आया? तो संविधान सभा में अभी टिके हुए लोग हैं इतने। तो समिति कौन कौन बना था ये देखिए, इधर देखिए। समिति जो बनाया गया उसके अध्यक्ष के नाम से जोड़ करके एक प्रश्न बना करके पूछता ही पूछता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए जरूरी है। अब पहला समिति जो था 9 सदस्यीय समिति था, मतलब सदस्य कितने थे? 9। और जिसका नाम क्या था? संघ शक्ति समिति। क्वेश्चन पूछेगा कि संघ शक्ति समिति में कितने सदस्य थे? 9। और उसका अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये कौन सदस्यीय समिति था? 9। 9 ही गुना सदस्य हैं। कोई दिक्कत? अब यहां देखो, संघ संविधान समिति। तो संघ के जो संघीय संविधान समिति था, कि जो भी संघीय ढांचा से संबंधित बातों को रखना है या लाना है, प्रस्ताव पेश करना है, उसके लिए 15 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। और वो उसका भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम तीसरा। तो तीसरा में है प्रांतीय संविधान समिति, जिसमें कितने सदस्य थे? 25। कितने थे? 25। अब प्रांत दूसरे के बस के बाद था संभालना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। किनको? ढेर के मना मना के, समझा समझा के, ढेर के मनाए समझाए, ने माना सब तो ठोक ठाक के सबके मिलाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही था प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष होने के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह कर्तव्य था कि भारत का जो भी छोटा छोटा टुकड़ा है, या जो भी रियासती राज्य या छोटा छोटा राज्य है, उनको भारत में मिलाया जाए। समझ में आया? और सत्ता को केंद्रीकृत किया जाए। समझ में? सत्ता, एक संघ, इस प्रकार का संघ बनाना है कि वह संघ ऐसा हो जो बाद में टूटे ना। समझ में? एक संघ होता है कि टूट सकता है, लेकिन भारतीय संघ जो है, तो यहाँ का संघीय प्रणाली जो है, यहाँ पे संघ टूटने वाला नहीं है।
समझ में आया? जो संघीय प्रणाली है वो भी अलग है। यहाँ देखिए, ये बड़ी समिति थी। अब यहाँ देखो, प्रारूप समिति जो कै सदस्यीय था, इस सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कुल मिलाकर के इसमें 7 सदस्य थे, समझ में आया? कुल सदस्य 7, मतलब भीमराव अंबेडकर को मिला करके, भीमराव अंबेडकर को मिला। क्वेश्चन पूछता अध्यक्ष को छोड़ करके अन्य सदस्य कितने थे? प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने थे? 6, लेकिन कुल सदस्य 7, कुल सदस्य 7। यदि मूल अधिकारों से संबंधित देखा जाए कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक को संबंधित परामर्श समिति, मतलब मूल अधिकारों से संबंधित जो है परामर्श सलाह देने के लिए या अल्पसंख्यकों से संबंधित कार्य करने के लिए, क्योंकि मूल अधिकार का बात तो किया गया है उसमें, तो समिति तो बनाना पड़ेगा ना। तो उससे संबंधित जो था ये 54 सदस्यीय समिति बनाया गया था। समझ में आ रहा है? अभी तक में सबसे अधिक। इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब देखिए इधर, इसमें था एक उप समिति जिसका नाम था मूल अधिकार, दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति, मतलब दोनों अलग अलग समिति था, उप समिति बना दिया गया। जैसे मूल अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित परामर्श समिति, तो इसमें 2 और समिति बनाए गए, इसी वाला को 2 शाखा बांट दिया गया, अल्पसंख्यक का अलग और मूल अधिकार वाले अलग। समझ में आया? तो उसको उप समिति कह दिया गया। कोई दिक्कत? जिसमें मूल अधिकार वाले में जेबी कृपलानी थे अध्यक्ष, और इसका कौन थे? अल्पसंख्यक HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। इस संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे कि नहीं थे? समझ में आ रहा? अब बुझा रहा? ब्याह वाला बताओ से। नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए, क्योंकि बैठने से अच्छा है कि डिस्टर्ब कर ले हमको, पूछ, हम यही लायक जन्म लिए हैं बताने के लिए, है कि नहीं? यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं, दिक्कत है तो। क्योंकि एक प्रश्न माइंड में फंसा कि बाकी गया। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ध्यान देना। अब यहाँ देखिए एक बार और, यहाँ देखिए तो प्रक्रिया नियम समिति, ये राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था कि किस प्रक्रिया के द्वारा या कौन से नियम के द्वारा देश को संचालित किया जाना चाहिए, इस प्रकार के नियम जो लाया जाएगा या पेश किया जाएगा। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए राज्य के लिए समिति, मतलब राज्यों से समझौता करने वाली समिति जो था उसका अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ देखिए संचालन समिति, ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं, ये भी प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? और राज्यों से समझौता करने के लिए एक समिति बनाई गई थी कि राज्य जो है उससे समझौता करने के लिए कहीं विरोध ना कर दे। समझ में आया? तो इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बना। क्यों बनाया गया? क्योंकि संघ समिति का अध्यक्ष कौन है? वही। तो संघ के बातों को वही उसके पास बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? दूसरा कोई समझाने में उतना सक्षम नहीं होता। अब देखो, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। और कार्य संचालन समिति के मुंशी। इधर देखो वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति राजेंद्र। कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कौन स्टाफ को कैसे कितना रखना है, इस सारा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आइए देखो ना, गृह प्रबंध संबंधित तदर्थ समिति। तो इसका ना शॉर्ट में पूछ लेता है कि तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। ये फैक्चुअल चीज है, हम समझाते रहे, लेकिन ये याद करना पड़ेगा। किसको? आप लोगों को। कल सुनेंगे ये, आप सभी लोग को याद करके आना है। अब देखिए, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जो बनाई गई थी, जैसे कि देखो
प्रारूप जो समिति थी 7 सदस्यीय थी, जिसका अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। लेकिन उसको जांच करने के लिए एक अलग से समिति बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो अब कहा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर बहुत कठिन काम किए थे कि कई बार प्रारूप को नकारा गया, उसके बाद भी वो बेहतर साबित हुआ था। समझ में आया कि नहीं? तो इसको जांच करने के लिए एक समिति बनाई। देखो, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति बनाई गई थी, कौन? जीबी मावलंकर थे इसके। ये भी याद रखना सब। कृष्ण स्वामी अय्यर। अच्छा देखो, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति जो बनाया गया था, ये कौन था? एस वर्धाचार्य। आई प्रश्न एक अलग तरीका क्या है। अब इस जानते हो, जितना पीछे पढ़ा है ना, उस सब के पूछले हैं, लेकिन इसको बहुत कम बार पूछे हुए हैं। तो हो सकता, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन थे? एस वर्धाचार्य। कौन थे? एस वर्धाचार्य। कौन थे? एस वर्धाचार्य। अब इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दिक्कत इस बात की है कि सारा तो प्रश्न पूछा गया बना करके, तो ये नया तरीके से उभर करके आ सकता है ना, महत्वपूर्ण नजर आ रहा है ना, तो एग्जामिनर के माइंड में ऐसा आ सकता है। अब इधर देखो, लग रहा होगा कि खत्म नहीं हो रहा है ना, बहुत है। भाषाई आयोग, मतलब भाषाई आयोग एक से इसके धर के अध्यक्षता में बनाया गया था। अच्छा, ये जानते हो भाषाई आधार के आधार देने वाला ये जो था, इसके धर होगा, इसके धर। तो ये भाषाई आयोग बनाया गया कि कौन कौन सा भाषा का उपयोग कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अब देखो, मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति बनाई। जो मुख्य आयुक्त नहीं था, कमिश्नर 4 गो, ओकरा के लिए अलग समिति बनाया गया, जिसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? पट्टाभी सीतारमण। और देखो, प्रेस तदर्थ समिति उषानाथ सेन को। कौन? उषानाथ सेन को। किनको बनाया गया? उषानाथ सेन। ये बड़ी प्रचार करती थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। कच्ची से, रेडियो से। समझ में आया कि लोगों तक बात पहुंचाते थे, इसीलिए इनको प्रेस तदर्थ समिति का अध्यक्ष नहीं किया। नागरिकता पर तदर्थ समिति वर्धाचार्य, नागरिकता और सर्वोच्च न्यायालय। अब देखो, संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों संबंधित समिति किनको? नलिनी रंजन सरकार। किनको? नलिनी रंजन सरकार को। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ गया? याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, जवाहरलाल नेहरू के नाम और उसके समिति को इकट्ठा लिख लेना, मतलब हाँ, जो कॉमन होगा, और जोड़ जोड़ करके कुछ कुछ चीजों से उसको क्या करना है, याद। हाँ, उनको याद नहीं हो रहा था। समझ में आया? अब यहाँ देखिए, यहाँ है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। जब भारतीय शासन अधिनियम 1947 आया, 46 में ही गठन हो गया है, 47 में भारत शासन अधिनियम आया ना, तो उसमें 3 परिवर्तन किया। तो कौन कौन सा परिवर्तन किया गया, सुनो। पहला था कि संविधान सभा को एक स्वतंत्र निकाय मानते हुए कोई भी संविधान बनाने तथा भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को समाप्त करने एवं बदलने का अधिकार दिया गया। यह ब्रिटिश संसद से आ रहा है, अभी लास्ट है 1935 के भारत शासन अधिनियम आया ना, 1947 में भी भारत शासन अधिनियम आया। तो आया तो संविधान सभा तो गठित हो गया है, तो संविधान सभा के लिए क्या क्या हुआ, मतलब दिया गया। तो 3 बात संविधान सभा को बदलने के लिए दिया गया। पहला कि संविधान सभा को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार का नियम कानून बना सकती है, यहाँ तक कि ब्रिटिश सांसद के द्वारा जो नियम बना करके भारत में लागू किया गया उस नियम को भी समाप्त कर सकता है। कौन? संविधान सभा।
और संविधान सभा को एक स्वतंत्र निकाय माना गया कि यह स्वतंत्र है, इस पर किसी का दबाव नहीं है, वो चाहे ब्रिटिश सरकार हो या चाहे अन्य। समझ में आया कि नहीं? ना तो अन्य मान लो कि उसके दबाव में संविधान बनता तो फिर तो दूसरे के अधीन ही बन रहा है। तो भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार बनता कहाँ से? बनता नहीं बनता। अब यहां देखो दूसरा बात, संविधान सभा को एक विधायिका भी बनाई गई। क्वेश्चन पूछे हुए है, विधायिका का मतलब समझ रहे हो? कहा गया क्या? अच्छा सुनिए, पहले बात सुनो। संविधान जब बनाया जा रहा है, ठीक, भारत में शासन है नहीं किसी का, ब्रिटिश के नियम काट करके खत्म कर सकती है कौन? संविधान सभा। अब बताओ कि भारत में कोई नियम बनाना होगा तो कौन बनाएगा नियम भाई? तो कहा गया कि देखिए अभी तक कोई विधायिका बना नहीं है भारत में, किसी भी प्रकार का कानून बनाने वाली संस्था है अभी तक नहीं। तो बोला गया कि अभी जो है कानून बनाने का काम संविधान सभा ही करेगी। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि भारत के अभी जो है संसद के रूप में यही कार्य कर रहा है कि नहीं? तो विधायिका के भी रूप में कौन कार्य किया? संविधान सभा। तो संविधान निर्माण के दौरान विधायिका का कार्य कौन किया? संविधान सभा। मतलब नियम कानून बनाने का काम कौन करता था? संविधान सभा। कोई दिक्कत? जिसे संविधान बनाने के साथ साथ देश के लिए विधि बनाने की भी शक्ति दी गई। तो ये 1947 के अधिनियम में बदलाव हुआ कि नहीं? कहा गया कि संविधान सभा विधायिका के रूप में भी कार्य कर सकती है, वह नियम भी बना सकती है देश को संचालित करने के लिए। कोई दिक्कत? समझ में आवता? आपको आ रहा है? एगो 12th क्लास में है, वो कौची नाम है, रिमझिम, ओकरो आंखवा छोटी छोटी, आपका भी छोटी छोटी आंख है, कहाँ बड़ा है? हम हाला कर देंगे कि आपका आंख छोटा है। अब इन्हें देखो, दूसरे के खाली ये चीज देखती है। हमारा नागिन जैसा आंखवा लगा है तो बोले हैं। इधर देखो, इस प्रकार संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा तथा विधायिका दोनों रूपों में कार्य किया। अब इधर देखो, संविधान सभा जो है विधायिका और संविधान सभा के दोनों के रूप में कब तक कार्य किया? तो 26 नवंबर 1949 तक। कब से? 1947 के जब भारत शासन अधिनियम आया उसके बाद से ले करके 26 नवंबर 1949 तक। क्योंकि यही अधिनियम ने इसको पावर दिया कि आप विधायिका हो। कोई दिक्कत? तो याद रखना कि एक विधायिका के रूप में भी कार्य किया। और यह विधायिका कब तक? 26 नवंबर 1949। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक। कोई दिक्कत नहीं ना? और संविधान सभा संविधान ही जब तैयार हो गया तो संविधान तैयार हो गया तब तो संविधान के अनुसार नियम बनेगा। जिसको संविधान नियम कानून बनाने का अधिकार दिया है उसी के अनुसार चलेगा। समझ में आया कि ना? अच्छा, तीसरा परिवर्तन क्या है? तीसरा परिवर्तन है कि देश विभाजन के बाद, देश जब विभाजित हो गया, कब हुआ? संविधान सभा गठन होने के बाद देश विभाजित हुआ 14 अगस्त 1947 को। कब हुआ? 14 अगस्त 1947। मुस्लिम लीग के सदस्यों के सभा से अलग होने के कारण संविधान सभा जो है 31 अक्टूबर 1947, कै तारीख को? 31 अक्टूबर 1900 पुनर्गठन किया, जिसमें 31 दिसंबर 1947 को सदस्यों की संख्या इतना से घट करके कितना रह गई? 200। देखो, देश के बंटवारा 14 अगस्त 1947। सुन लो पहले, तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा बात सुनिए, अब संविधान सभा का भी बंटवारा हो गया कि नहीं? अब इधर देखिए, संविधान सभा का बंटवारा हुआ तो हुआ कब? तो हुआ 31 अक्टूबर 1947। तो 31 अक्टूबर 1947 को जो है भारत का संविधान सभा फिर से पुनर्गठित किया गया। मतलब जो सभा था उसमें से तो कुछ सदस्य निकल गए। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें से इस दिन जो है भारत का संविधान सभा एक और गठित किया गया,
और जो है जब बैठक हुआ 31 दिसंबर 1947, 1947 तक जो है 31 दिसंबर 1947 तक कितने सदस्य बच करके रह गए थे? 299। जबकि थे कितने? 389। खसक करके कितने निकल गए? 90। कहाँ कितने निकल गए? 90। तो 90 कहाँ चले गए? पाकिस्तान के संविधान सभा में। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं ना है? जब तक देश का बंटवारा नहीं हुआ है, जब तक देश का बंटवारा नहीं हुआ, देश का बंटवारा हिंदू नहीं होगा। 73 गो व्यक्ति जीतता है चुनाव, ओकरा में से कितना था? 63 ही ना मुस्लिमों का संख्या था। अब यहाँ देखिए, मुस्लिम सदस्यों की संख्या कम है, तो एकर मतलब ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हिंदू सदस्य जो थे पाकिस्तान के संविधान सभा में नहीं गए, गए थे ना। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा घटना हुआ था कि बंगाल से चुनाव लड़ करके, जो पूर्वी बंगाल है अभी जहाँ बांग्लादेश है, वहां से चुनाव लड़ करके भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा में आए थे। वो तो हिंसा में चल गया 14 अगस्त 1947 को, किसके? पाकिस्तान के। यहाँ तक कि वह पूर्वी पाकिस्तान का रूप लिया है ना। अब एकरा बाद जो है भीमराव अम्बेडकर के तो है, पाकिस्तान में इतना महान व्यक्ति पाकिस्तान संविधान सभा में आएंगे, हमने के तो तुरंत एकदम तर तर संविधान बनाएंगे। ले वो इस्तीफा दे दिए, कहे कि हम वहां से नहीं जाएंगे, जाइबे ना करबो, वो सब नहीं हो तो बात। बहुत समझदार व्यक्ति थे, समझ में आए कि नहीं? भीमराव अम्बेडकर बोले कि नहीं, सब नहीं होता। अब यहाँ देखिए देसी, यहाँ देखो ना, इसमें देसी रियासतों की संख्या कितनी बच गई थी? 70। मतलब उस समय कितना था? क्यों? 93। क्षण क्षण बदलता है तू सबके। इधर देख, काय को घट गया, कितना घटा? 23। कितने सदस्य? 23। तो यहाँ 23 सदस्य जो है रियासती राज्य के कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। क्योंकि तीन बात को रखा गया जब 1947 के भारत शासन अधिनियम आया, या उसको हम लोग बोलते हैं 1947 भारत शासन अधिनियम को स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहते हैं ना। तो उसमें तीन बात रखा गया था। या तो जब भारत के विभाजन की बात कही गई तो तीन बात रखा गया, या तो आप भारत में मिल सकते हैं, रियासती राज्य के पास तीन ऑप्शन दिए गए, या तो आप भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में, या तीसरा ऑप्शन यह था कि स्वतंत्र रह सकते हैं। समझ में आया? तो बहुत सारे रियासती राज्य मिले, और इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि हम बताए थे कि राज्य पुनर्गठन। हाँ, समझ में आया कि नहीं? जौनपुर को, सॉरी जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तहत मिलाया गया। लेकिन एक राज्य बचा था जो हरि सिंह, हिंदू राजा थे, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। और वहां के जनता कैसी थी? मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। अब पाकिस्तान को तो लगा कि पाकिस्तान में आ जाना चाहिए उसको, लेकिन हरि सिंह बोला कि ना, हम कहाँ रहेंगे स्वतंत्र। लेकिन उसको भी विलय पत्र पर सिग्नेचर करना पड़ा मजबूरन, पाकिस्तान के अटैक के कारण। कब? 1948 में। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, कुछ कुछ बात दिया हुआ है कि कौन कौन से चीजों को संविधान सभा द्वारा, ध्यान से देख लीजिएगा, क्या अपनाया गया या ग्रहण किया गया, लेकिन किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। कई बार बात बोल रहे हैं, ये ना कि जब क्वेश्चन टर्न करेगा ना तो टप से मार के, ये तो बताए थे क्वेश्चन तो सही है, मार के तो क्वेश्चन सही आए हैं, नौकरी नहीं हो रहा है, खाली दिक्कत ही बात के, किस्मत खराब है। तो संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? देखो, 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया? अपनाया गया। यह प्रश्न कई बार पूछे हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ तो, कि 22 जनवरी 1947 को क्या अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा।
हाँ, उद्देशिका प्रस्ताव वे को पढ़ रही है बैठ के। आप लोग भी पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है? यहाँ देखो, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण या स्वीकार किया गया। राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। राष्ट्रमंडल समझते हो? गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का एक समूह था। वहां एक अलग तरीके से जहां राष्ट्रों का नीति है विश्व शांति या वैश्विक लेवल पे शांति स्थापित करना। समझ में आया कि नहीं? तो उसमें शामिल हुआ कब? 1949 में। इसके लिए कोई देखो दबाव यदि दबाव बनाया जाता बाहरी प्रभुत्व के द्वारा, तो क्या ये राष्ट्रमंडल में शामिल हो पाता? नहीं हो पाता भारत। अब देखो, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? केकरा द्वारा? जनता के द्वारा। हाँ, जनता के द्वारा। ऊपर लिखल है संविधान सभा के द्वारा। ऊपर लिखा हुआ है संविधान सभा के द्वारा। कब? 24 जनवरी 1950। कै तारीख को? 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक है। कै तारीख के? 24 जनवरी 1950। अब 25 के अब 26 तारीख को लागू कर दिया गया। आइए देखो, 24 जनवरी को क्या क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। और राजेंद्र प्रसाद को, ध्यान से देखना इधर, प्रथम भारत का राष्ट्रपति चुना गया। यहाँ चुना गया लिखा है ना, इससे बढ़िया जो शब्द उपयोग किया जाना चाहिए कि संविधान निर्माण का पदेन राष्ट्रपति बन गए थे। पदेन राष्ट्रपति का मतलब संविधान का निर्माण हुआ, उसके साथ ही राष्ट्रपति उनको घोषित कर दिया गया था। किनको? राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि उस चुनाव तो हुआ नहीं था अभी तत्काल किनको राष्ट्रपति बनाया गया? उन्हीं को। समझ में आया कि नहीं? तो प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया 24 जनवरी 1950। यह फैसला लिया गया कि अभी न चुनाव आयोग बनेगा, पूरा मतदाता सूची तैयार किया जाएगा, तब चुनाव होगा। तब तक संविधान के जो श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसको राष्ट्राध्यक्ष कहेंगे, रहेगा कौन? समझ में आया? किनको? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो अच्छा, भीमराव अंबेडकर को बनाया जाना चाहिए, इसके लिए 3-4 बात आप बताइए तो कि क्यों बनाया जाना चाहिए संविधान। ये लोग कौची कर रहे थे? मैंने इस सब में संविधान निर्माण के बात अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, उनको संविधान निर्माण का जनक इसलिए कहा जाता है कि संविधान में किस बात को कहाँ पे रखना चाहिए, ये प्रारूप समिति के अंडर में था और वो उसके अध्यक्ष थे। समझ में आया? तो किस बात को कहाँ पे रखना चाहिए ताकि लोग उसका बाद में उल्लंघन नहीं कर सके, इस बात पे बहुत अधिक ध्यान दिए थे। इसलिए उनको कहा जाता है कि संविधान निर्माण का वह क्या है? संविधान का क्या है? जनक है। इसलिए ऐसा थोड़ी है कि संविधान पूरा का पूरा वही लिखे थे। तो जितना समितियां बनाए गए थे, ये लोग क्या कर रहे थे? झाल बजा रहे थे। इनको सभा में झाल बजाने के लिए बुलाया गया था। ये लोग झाल नहीं ना बजा रहे थे, सब लोग कुछ ना कुछ किए हैं। समझ में आया कि नहीं? विशेष रूप से उनको करने के कारण प्रारूप देखिए, संविधान का प्रारूप तैयार करना इतना आसान नहीं था। मान लीजिए कि स्वतंत्र, जहां पे स्वतंत्रता दिया गया या मूल अधिकार के बात जो कही गई भाग 3 में, तो उसको ये भी तो कहा जा सकता था कि उसका अंग रक्षक, या ये भी हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगी। लेकिन ये बात वहां पे दर्शाए, आर्टिकल 32 में यही बात लिखा हुआ है कि नहीं, इसका कोई ना कोई संरक्षक होना चाहिए, ना तो उल्लंघन करेगा या हो जाएगा। तो ये बात निर्धारित करने वाले कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। इसलिए इनको संविधान का जनक कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं कि पूरा वो हाथे से तो लिखने वाले थे वो रास बिहारी राय ज्यादा। समझ में आया? और हाथ हाथ से लिखे थे। यहाँ तक कि कहीं कहीं साक्ष्य ऐसा मिला है कि जो मूल संविधान तैयार किया गया था, सुन लीजिए, पहले मूल संविधान जो तैयार किया गया तो संविधान के किताबें भुला गया था। समझ में आया? तो राजेंद्र प्रसाद से कपार हगुआ के पूछा सब कि क्या किया जाए। और प्रेम बिहारी रायजादा लिखे थे, उनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा। तो बैठ करके प्रेम बिहारी रायजादा लिख रहे थे
और राजेंद्र प्रसाद मुंह से बक रहे थे, समझ में, आई मीन बोल रहे थे, सॉरी, वो बोले, उनको पूरा संविधान याद था। आज तब के संविधान का जब मतलब संविधान सभा द्वारा निरीक्षण किया गया कि पहले के संविधान और इस संविधान में कौन बेहतर है, तो जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो मौखिक बोला गया और लिखा गया प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा, वह संविधान ज्यादा बढ़िया। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए एक बार, संविधान तैयार करने में से छोटा छोटा बात है, ये तो समझ में आ ही जाएगा। संविधान तैयार करने में कितना दिन लगा था? इसमें कुल बैठक कितना हुआ था? संविधान सभा का कुल बैठक 11। लेकिन सबसे खतरनाक बात जानते हैं कौची था? खाली प्रारूप समिति का प्रारूप क्लियर करने के लिए, मतलब प्रस्तुत करने के लिए 114 दिन उस पे बकवास चला था, सभा चलाया गया था। समझ में आया? 114 दिन स्पेशल खाली प्रारूप समिति पर कि भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप पेश किए हैं वो सही है या नहीं है। समझ में आ रहा है? 114 दिन बकवास चलने के बाद भी वो प्रारूप पे सही साबित हुआ था, इसलिए उनको कहा जाता है संविधान के जनक। ऐसा नहीं है कि संविधान के कुल बातों को वही लिख दी, यहाँ तक कि वो किसी स्रोत को लाने वाले में भी नहीं थे। वो सिर्फ आप स्रोत ला रहे हैं, अलग अलग समिति के द्वारा लाया जा रहा है स्रोत, उसको रखना कहाँ है? समझ में आएगा? हाँ, कि ताकि जा करके बाद में उल्लंघन नहीं हो। अब यहाँ देखिए, और लगभग लगभग 63 लाख, लगभग 63,96,700 या 320 कुछ रुपया खर्च किया गया था। लेकिन लगभग कह सकते हैं 64 लाख, एग्जैक्ट 63 लाख कुछ होगा। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जो है अंतिम बैठक हुआ था, ये बात हम बताएं। और इसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर 1951-52 में आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। ये बताओ, समझ में आया? नहीं, संविधान लागू हुआ, अभी तो अंतरिम संसद, मतलब संसद तो है नहीं कि जो देश को संचालित करेगी। जो जो सदस्य संविधान सभा के चुन के आए हैं वही व्यक्ति हैं। कहा गया कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक यही संसद के रूप में कार्य करें। इसके मतलब विधायिका के रूप में अभी भी कार्य कौन कर रही है? संविधान सभा। कोई दिक्कत? और जो है चुनाव हुआ, अच्छा 1951-52 आम चुनाव। आम चुनाव का मतलब होता है कि जो पूर्ण काल के लिए चुनाव होता है उसको क्या कहते हैं? आम चुनाव। कोई दिक्कत नहीं ना? तो पूर्ण काल के मतलब होता है 5 वर्ष का यदि शासन काल निर्धारित किया गया तब 5 वर्षों के लिए चुनाव कराया गया। एक हो जाता है कि बीच में कोई व्यक्ति पद छोड़ दिया, उसको उपचुनाव कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? यदि पूरा का पूरा संसद या किसी सभा का पूरा सदस्य का सदस्यता ही रद्द कर दिया जाता है, अब फिर से चुनाव करवाया जाता है कि बाकी समय के लिए करवाया जाएगा, उसको मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब इधर देखिए, तो अंतरिम सरकार के रूप में या अंतरिम संसद के रूप में कौन कार्य कर रही थी? अच्छा, 1951-52 संविधान निर्माण के बाद जो ये चुनाव हुआ, तो 1951-52 दो डेट क्यों है? इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो चुनाव जो है ना प्रारंभ हुआ अक्टूबर 1991। 5 पर 1 51 होता। तू सब गजीब आदमी है सब भाई। 91 बोल दिए हैं। आई फरवरी 1952 में समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? जो फरवरी 1952 में समाप्त हुआ। तो 51-52 नहीं लिखाएगा? तब लिख सकते हैं ना। लेकिन एक बात बताते हैं, बड़ी उथल पुथल हुआ था अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर, लेकिन बढ़िया से चुनाव हो पाया कब? ये जनवरी फरवरी में रिजल्ट आया था, फरवरी में। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए कहीं कहीं जब डेट देगा कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 एक साथ दिए है तब तो ठीक है, लेकिन अलग अलग दिया है तो 1952 ही मारना है। क्योंकि हाँ, रिजल्ट कब आया?
का महत्वपूर्णता हमको 52 को देना है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि तुम तैयारी कब करना प्रारंभ की थी इससे कोई मतलब नहीं है, नौकरी किया हुआ है इसे मतलब है। समझ में आया कि नहीं? देखो प्रारूप समिति के बारे में समय एक बार देख लिया जाए। तो आज का सभा जो है यहीं पे समाप्त किया जाता है, कल मिलते हैं। आप लोगों के लिए भी रिवीजन कीजिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।